बल्कि एक बेटा, भाई और सेवक के तौर पे आप लोगों का काम करें। ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये केवल अफवाह फैलाते हैं, केवल लड़वाते हैं। यहां खड़ा व्यक्ति, हम बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, लेकिन बताओ आपका असली दुश्मन कौन है? इसके अंदर जो है पटना ट्रैफिक पुलिस लगातार शमन की कार्रवाई करती है। शमन की कार्रवाई करने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो आपने जो चालान किया है उसके अंदर आपको एक आर्थिक रूप से आपको फाइन लगाया जाता है, परंतु उसका जो मुख्य हमारा मोटिव होता है वो ये होता है कि आप लोगों को आगे के लिए सचेत किया जाए ताकि वो दोबारा से नहीं दोहराया जाए। परंतु आज पिछले 6 महीने में हमने ऐसे लोगों की कुछ लिस्ट निकाली है जिन लोगों को के द्वारा बार बार रिपीटेड ऑफेंस किए गए हैं, जिनके द्वारा 5 से अधिक बार उनके ऊपर चालान हुआ है और कम से कम 2 तरीके के चालान उनके ऊपर हुए हैं। ऐसे 5,691 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए हमने जो डीटीओ कार्यालय है उनको अनुशंसा की है। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर 20 से भी अधिक चालान हुए पिछले 6 महीने में, उनका हमने लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव भेज दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों को जो लाइसेंस मिला हुआ है वो उस लाइसेंस को होल्ड करने के लायक नहीं है। यदि ज़्यादा दिन तक वे सड़क पे अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं तो वे अपनी ही जान के साथ साथ दूसरे की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमने डीटीओ कार्यालय को उनका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड करने की अनुशंसा कर दी है। सर क्या आपने टाइम फ्रेम में रखा है कि कितने दिनों के अंदर अगर एक बार चालान कट जाता है तो एक सामान्य आदमी को फाइन जो है वो भर देना चाहिए? देखिए नहीं, उसके अंदर चालान भरने या नहीं भरने से हमारा कोई इसके अंदर कैटेगराइजेशन नहीं है। यदि आपका चालान कटा है और वो सही तरीके से कटा है तो इसका मतलब आपने उसका नियम का उल्लंघन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से 20 चालान पहले कटवा लीजिए और उसके बाद उसका फाइन आप भर दीजिए। अगर आपका 20 चालान हुआ है, आपने वो भर भी दिया है, इससे यही प्रतीत होता है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आप जो लाइसेंस है उसको होल्ड करने के योग्य नहीं है। इसलिए हमने आपका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड करने के लिए भेज दिया। मतलब अगर चालान भर भी दिया तो भी लाइसेंस कैंसिल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसे यही अपील है कि हमारा किसी भी तरीके का ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति पहुंचाई जाए। हमारा मुख्य मोटिव ये है कि आप लोग नियमों का पालन करें ताकि आप लोगों का, आपके परिवार का, अन्य लोगों का जो है जान का खतरा किसी के ऊपर नहीं बना रहे। तो आप नियमों का पालन करिए, अच्छे से अपने रोड्स जो भी सिविल एमिनिटीज है उसका यूज करिए, परंतु अपनी राइट्स को एक लिमिट में रखिए ताकि दूसरे लोगों के भी राइट्स जो है वो बनी रहे। देखिए उसके अंदर जो डीटीओ कार्यालय है वो आगे इसके अंदर एक्शन लेता है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसीजर है। वो अपने लेवल से उसके अंदर यदि कोई मेजर ऑफेंस नहीं है तो उसके अंदर उनकी काउंसलिंग की जाती है। अगर सस्पेंड हो जाता है तो उनको अगले 6 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई करने का, दोबारा से टेस्ट दे करके अप्लाई करने का एक प्रोविजन है। तो वो हमने डीटीओ कार्यालय के ऊपर छोड़ा है कि वो किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करता है। अगर कैंसिल लाइसेंस पे फिर से वो ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं देखिए उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो जब्त करने का भी प्रोविजन है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस करने का भी प्रोविजन है, जो कि हम लोग करेंगे। ये भारत सरकार का नियमावली है। हमको जो जगह मिला है, अभी 23 नंबर में हमारे नेता ऑलरेडी रह रहे हैं और वही बगल में हमारा 71 नंबर में हमारा दिल्ली में कार्यालय चलता है। और कार्यालय नहीं मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसकी हम लोग गुहार लगाते रहते। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता दिलीप चिराग पासवान जी, उनको कौन सा घर का आवंटन होता है उस घर में हम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं उसी की बात करेंगे। ये कार्यालय कोई मेरा अस्थायी थोड़ी ना, आज हमारा है, कल किसी और का था, कल इससे बेहतर हमको कार्यालय मिलेगा। अगर हम काम करेंगे, अपना दल मजबूत होगा, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। अभी बदला की बात नहीं है, आप संयोग को बदला में कहिएगा तो इस सब बात का जवाब देना उचित है। नहीं देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में
जो तिरहुत स्नातक की बात करें उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। नहीं, आकलन क्या है, देखिए हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए, हमारे नेता भी आदमी चिराग पासवान भी गए, और हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी, हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा में, वहाँ हर विधानसभा में। हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रहे हैं। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा। एनडीए देखिए, एनडीए का तो एक सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम। अब देखिए, इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहां लगे हुए थे। आप वहां के प्रत्याशी और वहां के लोगों पे जाकर के आप लोग तो गए होंगे, एक एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा। नहीं, देखिए, सरकार का मंत्री बड़ा, अधिकारी बड़ा, कहाँ कुछ है। सरकार नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं, और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं, और कानून तो सदन से बनता है, और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है। ये सब बातें नहीं, आप बोले एक हफ्ता से मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त है कि नहीं व्यस्त है, ये वो बेहतर बता दें। देखिए, ये सब बात बिना सिर पर की बात का जवाब मैं देना उचित नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में कोई बात मत पूछिए, ये बिना सिर पर की बात है, इसमें कोई बेकार की बात में क्या जवाब देना। और कोई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास कल किसी और के पास है। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको मिला है? ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी, और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट।
जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहाँ पे मैंने बिताया था। क्या लग रहा है, बंगला भी आप वापस लेंगे चिराग जी? बंगला जो टूट गया था वो बंगला भी भाई, मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई ज़िद है ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। चलिए अब आगे